Hello student, very good morning. Today we are going to discuss about the conductance of a electrolytic solution. हमने लास्ट टाइम पे एक पोर्शन हमारा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो कंप्लीट कर लिया हुआ है. इस टाइम हमें उसके आगे वाला जो पोर्शन है उसके लिए जाना होगा. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने बताया था कि आपका 3 पार्ट में पूरा चैप्टर डिवाइड होगा. पहले हमने समझना था कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होगी, वो हमने समझ लिया फ्रॉम द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो क्या होगा कि एक बार जो जनरेट हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी उसको आप पास कैसे करोगे. देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपके सामने जो यहाँ पे बीकर दिखाया हुआ है, बीकर में 2 इलेक्ट्रोड इमर्स कर दिए हुए हैं. तो उस बीकर के अंदर आपको करंट कैसे फ्लो कर रहा है, यहाँ 2 हमने वायर अटैच कर दिए, हमने बैटरी अटैच कर दिया हुआ है. तो अब ये जो करंट है वो यहाँ पे कैसे फ्लो होगा, आयन की हेल्प से जो फ्लो हो रहा है उसको हम समझेंगे. इट इज़ अबाउट अ कंडक्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. और उसके बाद हमारा थर्ड टारगेट रहेगा कि आपने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है उससे केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्जन करोगे या फिर केमिकल एनर्जी कैसे आप जनरेट करोगे. ओके फाइन. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास. आपकी एग्ज़ाम के अंदर ये होने के मैक्सिमम चांसेस होंगे. एग्ज़ाम से मेरा मतलब क्या होगा, बोर्ड तो है ही है, उसके साथ JEE और नीट में भी और गुजकेट में भी इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा पॉइंट आते हैं. क्यों? क्योंकि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगी, यहाँ पे कुछ यूनिट्स होंगे, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स को समझना होगा, फिर आपको ये समझ में आएगी थियरी. तो देखो सबसे पहले इसको आप समझो, उससे पहले आपको कुछ फिजिकल टर्म्स पता होनी चाहिए. कौन कौन से फिजिकल टर्म्स हैं? एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. जो रेजिस्टेंस होता है R से रिप्रेजेंट करते हो उसी को यहाँ पे दिखाया गया है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है. दूसरा एक टर्म आता है रेजिस्टिविटी. देखो नीचे जस्ट आपको दिया हुआ है रेजिस्टिविटी के बारे में, ये समझ में आना होगा. थर्ड उसके बाद हम समझेंगे कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, समझ लो. फाइन. तो हमारे पास यहाँ पे कंडक्टेंस भी आ जाएगा. ये 3 प्रॉपर्टी होगी हमारे पास. उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि कंडक्टेंस कैसे शो हो रहा है या फिर कंडक्टेंस का मतलब क्या है. तो ये 4 प्रॉपर्टी जैसे आपने समझ ली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. ये 4 का हमें डिस्कशन करना होगा. एनीवे, 1 बाय 1 करते हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि उसका मतलब क्या होता है. चलो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. तो जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है उसी को हमने यहाँ पे बोला हुआ है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. अगर मैं सिंपली आपको बताऊँ तो इसका जो मेजरमेंट होगा यूनिट का वो होता है R से रिप्रेजेंट करेंगे. R हमको क्या बताएगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में बताएगा. इसका यूनिट क्या होगा, ओहम होगा. और उसका सिंबल ये जो आपको दिखाया हुआ है वैसे है. ओहम का सिंबल आपको पता होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं वो पता होना चाहिए. इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे. फाइन. ये आपने देखा भी होगा, फिजिक्स में भी आएगा, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. ये बहुत सिंपल है. रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो ये यूनिट तो सबको पता होता है और ये इतना प्रॉपरली आ भी जाएगा. हमारा इश्यू होगा यहाँ पे SI यूनिट में. यू शुड रिमेंबर द SI यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस एज वेल. ये नहीं आया तो फिर गए समझो. फाइन. ये कब हेल्प करेगा, खास करके फिजिक्स में हेल्प करेगा. चलो देख लेते हैं. थोड़ा सा डरावना होगा हमारे पास. किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर वोल्ट डिवाइड बाय सेकंड क्यूब इंटू A स्क्वायर. आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होगी, फिजिक्स में हो सकता है. अब चलो समझते हैं कि कोई आपके पास वायर हो, कोई मटेरियल हो, उसका रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है. रेजिस्टेंस है वो 2 बातों के ऊपर डिपेंड करेगा. पहला आपकी लेंथ के ऊपर. देखो यहाँ पे क्लियर कट दिखाया हुआ है कि जितना लेंथ ज़्यादा होगा आपके पास, जस्ट अ मिनट. ओके फाइन. देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जितना वायर का लेंथ ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा आएगा. सपोज करो मेरे पास इतना सा वायर है, छोटा सा वायर मैंने ले लिया तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा. मैंने इतना वायर लिया और ज़्यादा है, मैंने इतना वायर ले लिया और ज़्यादा है, और ज़्यादा वायर करते जाऊँगा मैं, मेरा रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता जाएगा. इज़ दैट क्लियर? इट शुड बी क्लियर. अब समझो ये होता क्यों है. आप इसको अज्यूम करो एक रोड की तरह. मतलब हमारे पास कहीं पे ट्रैवलिंग करना था. सपोज करो कि हम मांडवी से ट्रैवलिंग कर रहे हैं भुज के लिए. फाइन. ये एरो हमारे पास रोड के जैसा बिहेवियर शो कर रहा है. जो इनिशियल एरो स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आप समझ लो कि मांडवी है, आपके स्कूल को ही समझ लो. और हमको जहाँ पे पहुँचना है, हमारा जो फाइनल लोकेशन है वो भुज है. फाइन. आपने इतना ट्रैवलिंग किया
तो रास्ते में कहीं कहीं पे खड्डे होंगे, कोई बम्प होंगे। ये खड्डे होंगे, ये बम्प होंगे, वो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। बात समझ में आई? जो ऑब्स्टेकल्स हैं बीच में, हमारे पास खड्डे हो गए, बम्प हो गए, वॉटएवर, उन सबको हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो एक बार की बात क्या है, हम मांडवी से लेकर के भुज तक जाते हैं, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर जितना डिस्टेंस है। जिनको पता नहीं है कि मांडवी और भुज कहाँ पे है, उनके लिए कि 50 किलोमीटर जितना डिस्टेंस समझ लो। दूसरी बार हम सेम ट्रैवलिंग करते हैं, बट मांडवी से लेकर के हम सिर्फ जाते हैं दहीसरा तक। फाइन, हमारा जो इनिशियल लोकेशन था वो तो सेम ही रहेगा, मांडवी। हमारा जो फाइनल लोकेशन है वो दहीसरा हो गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 25 किलोमीटर समझो। ऊपर वाला जो डिस्टेंस था वो अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर समझो। यहाँ तक की बातें क्लियर है? पहले हमने ट्रैवलिंग किया 50 किलोमीटर, सेकेंड टाइम हमने ट्रैवलिंग किया 25 किलोमीटर, मतलब इनिशियल पोर्शन से मेरा हाफ पोर्शन है। अब मैं आपको सिंपली उतना पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों में सबसे ज़्यादा गड्ढे कहाँ पे आएंगे, सबसे ज़्यादा बम्प कहाँ पे आएंगे? तो अब फटाक से बोल दोगे कि सर पहला जो मांडवी से लेकर के भुज जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ पे गड्ढे बम्प ज़्यादा होंगे। जबकि छोटा डिस्टेंस होगा मांडवी से लेकर के दहीसरा तक, दैट इज़ 25 किलोमीटर, तो उस टाइम पे आपके पास ऑब्स्टेकल्स कम आएंगे। बात समझ रहे हो? ऑब्स्टेकल को कंपेयर कर लो रेजिस्टेंस के साथ, तो बात क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना रेजिस्टेंस आपका कम है। तो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे कि आपके पास छोटा डिस्टेंस होगा तब रेजिस्टेंस कम होगा, ज़्यादा डिस्टेंस है रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो मैं इसको सिंपली क्या बता सकता हूँ कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो देखो ऊपर वही तो लिखाया हुआ है, हमने कुछ वहाँ पे नया नहीं किया, हमने सिंपली बता दिया R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सिर्फ ऊपर वाला इक्वेशन देखो, फाइन, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ऊपर उसको देखो, वो हमारे पास सिंपली R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के बारे में समझा रहा है। दूसरी बात है, अभी देखो नीचे दिया हुआ है A स्टैंड फॉर द एरिया। मोर स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊँ तो वो बताएगा हमको कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास क्या है, उसके बारे में हमको समझाएगा। इज दैट क्लियर? हमारे पास यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया समझाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास है वो स्फीयर का होगा, स्फीयर शेप में होगा, सर्कुलर शेप में होगा। एक्चुअल में होगा कि इसका सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आप जब भी सिलेंडर को बीच में से काटते हो तब उसका जो एरिया बचेगा वो सर्कुलर मोशन में होगा। अब इस सब को भूल जाओ, हमें क्या समझना है, उसका रेजिस्टेंस के बाजू में रिलेशन समझना है। फाइन, देखते हैं कैसे समझते हैं। देखिए अभी आपके पास जब भी कोई हाईवे से जा रहे हो, कोई रोड पे जा रहे हो, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी होगी। ये कौन सी पॉसिबिलिटी समझते हैं? एक, हम ऐसे रोड में से जा रहे हैं जो पतला सा है ना, वन वे टाइप का रोड है, एक सिंगल पट्टी हमारे पास रोड था। और दूसरा मेरे पास ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास जो रोड होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। समझिए कैसे? मैं जो दिखा रहा हूँ वो अभी ये इतनी बड़ी साइज़ का रोड है। अब देखो छोटे रोड के अंदर जब भी जंप आते हैं या फिर बम्प आते हैं या खड्डे होते हैं, हमको ऑब्वियसली उसके ऊपर से ही जाना पड़ेगा, खड्डे को क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा, बम्प में से ही जाना पड़ेगा। अगर हाईवे बड़ा है और उसमें कोई एक जगह पे खड्डा है ना, लेट से हमारे पास सेकंड टाइप का रोड था और उसमें यहाँ पे एक दो जगह पे छोटे छोटे खड्डे थे, तो बाइक वगैरह लेकर के जा रहे हो तो आप इसको डॉज करके निकल से जा सकते हो, मतलब साइड में से हम कट मार के निकल के जाएंगे। तो ये सेम सिनेरियो करंट के लिए भी अप्लाई होता है। अब बाइक है या आपका व्हीकल है, उसको समझ लो इलेक्ट्रॉन के जैसा। तो अगर एरिया बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन टेढ़ा मेढ़ा होकर के चला जाएगा। कहने का मतलब जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम लगेगा। ये समझ में आना चाहिए। अगर समझ में ना आया तो डायरेक्टली पूछ लेना। यहाँ तक की दो बातें क्लियर। दो बातें कौन कौन सी? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवलिंग करना होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा, और एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। ये दोनों बातें आपको कैसे याद रहेगी? आपको सिंपली रोड का एग्जांपल याद रख लेना है। रोड की ब्रीथ जितनी ज़्यादा होगी उतना इजीली आप डॉट करके निकल जाओगे। अगर पतला सा रोड है तो आपको खड्डे में से होकर के ही गुजरना होगा। इट शुड बी रिमेंबर। हाँ, यहाँ पे बदलना, सर बम्प अगर पूरे में हो रहा है तो कैसे कवर अप करेंगे? खड्डे समझ लो, अच्छा लगेगा। फाइन, तो ये लॉजिकली समझना। अब देखो एक इक्वेशन तो मुझे पता लग गया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब मुझे यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव करना है तो मुझे कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे गौर करिए, सॉरी जस्ट अ मिनट। अब मुझे क्या करना था, ये जो मेरे पास
आर के इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे वहाँ पे कोई ना कोई यूनिट चाहिए, कोई ना कोई वहाँ पे मुझे चाहिए कांस्टेंट। तो मैं क्या करूँगा, प्रोपोर्शनलिटी हटा करके इज इक्वल टू लिखूँगा, साथ ही में लिख दूंगा कि वहाँ पे कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करूँगा और उस कांस्टेंट को मैं एक सिंबल दे देता हूँ। ये पी जैसा कुछ सिंबल दिया हुआ है ना, वो स्टैंड करता है रो के लिए। फाइन, ये पी जैसा सिंबल दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, रो के लिए दिखा रहा है। लेट मी मेक इट करेक्ट। देखो आपको हर एक के बारे में समझ में आना चाहिए कि हर एक सिंबल क्या समझा रहा है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है एंड सो ऑन। तो देखो एक बात समझ में आ गई, आर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटा दिया, रो आ गया। रो की जगह पे आपने क्या समझना है, रो होता है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। देखो कुछ नहीं करना है, रेजिस्टेंस था उसके आगे स्पेसिफिक लगा दो। रो के लिए हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझना होगा या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बता देना है। कैसे समझेंगे वो समझिए। अब देखो आपके पास आर था, हमारे पास, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे साउंड प्रॉब्लम आएगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम बात क्या कर रहे थे कि देखो रो के बारे में आपको समझना होगा। रो को आप पहचानोगे किस नाम से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से। ये हर एक मटेरियल का फिक्स वैल्यू होता है। अब देखो कोई भी अननोन क्वांटिटी आती है ना कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन में, तो उसको आपको सब्जेक्ट बना लेना होगा। सब्जेक्ट बना लेने के बाद आप स्पेसिफाई कर पाओगे कि उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। तो हम यहाँ पे भी वो कर सकते हैं, जो हमारे पास रो है, ये रो को मैं सब्जेक्ट बना लूँगा। सॉरी, मैंने रो ले लिया, रो को लेकर के मैं सब्जेक्ट बना लूँगा। तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए आर इंटू ए वॉल डिवाइड बाई एल। ये इक्वेशन समझ में आ गया। हमने क्या किया, आर इंटू ए वॉल डिवाइड बाई एल। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक क्वांटिटी को छोड़ दो, उसके अलावा सबको यूनिट ही अज्यूम कर लो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आर की वैल्यू को छोड़ देता हूँ, बाकी ए को भी यूनिट ही अज्यूम करूँगा और एल को भी यूनिट ही अज्यूम करूँगा। तो अब समझना ध्यान से, जब मेरे पास कोई भी मटेरियल हो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के जितना। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना। ये ए की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका जो लेंथ है वो होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। तो इसको कहते हैं यूनिटी अज्यूम करना। आपको हर एक की यूनिटी की वैल्यू ले लेनी है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया और हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया, वो सारा डेटा वहाँ पे पुट कर दूँ, तो जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा आर, उसको ही हम बोलते हैं रो। मैं भी पूरा डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और उसका जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्टेंस आएगा, ऐसे ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्टेंस आएगा, उसी को हम कहेंगे रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फाइन, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम अभी तक बात कर रहे थे कि आपके पास कोई भी मटेरियल हो, उसमें रो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये रो का ऐसा यूनिट समझते हैं, जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होता है उसका ओहम मीटर होता है या फिर ओहम सेंटीमीटर। देखो ऐसा कैसे आया, इसको गौर से समझते हैं। इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। इक्वेशन जब रो को आप सब्जेक्ट बनाओगे, इक्वेशन में रो को आप जब सब्जेक्ट बनाओगे, तब आपके पास आर को मल्टीप्लाई करेगा ए और डिवाइड में आएगा एल। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ए का जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो लेंथ का होगा वो सेंटीमीटर। एक एक कट हो जाएंगे तो बच जाएंगे। अब ये छोटा सा रिलेशन है, मीटर में से सेंटीमीटर करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे और सेंटीमीटर से मीटर के लिए 0.01 आ जाएगा। अब समझो यहाँ पे जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, वो एल की वैल्यू अगर आप 1 मीटर समझ लो और जो ए की वैल्यू है वो आपको 1 मीटर स्क्वायर अज्यूम कर लो, तब जो आपके पास आर आएगा, जो रेजिस्टेंस आएगा, वो एक्चुअल में रेजिस्टिविटी के जितना होगा। सो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ स्क्वायर मीटर। देखो ये डेफिनेशंस होती है, हर एक बार हम ऐसे डेफिनेशंस बनाएंगे। इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपके पास ये 1 मीटर ही लेना हो। आप चाहे तो आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, आप चाहो तो आप 1 किलोमीटर भी ले सकते हो, बट जो मैथमेटिकल डिजिट होगा वो 1 ही होना चाहिए।
वहाँ पे कोई आपके पास चांसेस नहीं है। एक बार 1 अज्यूम कर लिया, फिर वहाँ पे आप डिफरेंट कैटेगरी वाइज लेकर के जाओगे और उसको डिवाइड कर लोगे। आई पता होगी, डेफिनेशन समझनी होगी, डेफिनेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हमें समझना होगा कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस इज अ इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को इन्वर्ट कर दो कि आपके पास मिल जाएगा कंडक्टेंस। तो G इज सिंपली गिवन बाय 1/R। अब R का फॉर्मूला पहले की तरह याद रखना, क्या था फॉर्मूला, रो इंटू एल बाई ए। अब इस फॉर्मूला की वैल्यू है हम G में पुट करते हैं, तो G विल बी A डिवाइड बाई रो इंटू एल। फाइन, ये समझ में आया? चलो मैं समझा देता हूँ एक बार, जस्ट अ मिनट। हमें क्या समझना होगा कि G में जो वैल्यू पुट कैसे की है वो आपको समझ में आना चाहिए। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, R को सब्जेक्ट बनाने के बाद हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो R में देखो क्या है, रो इंटू एल है वो नीचे आएगा, और A जो पहले से नीचे था वो चला जाएगा ऊपर। तो G का फॉर्मूला क्या बन रहा है, A वॉल डिवाइड बाई रो इंटू एल। ये पता होना चाहिए, इट शुड बी रिमेंबर। यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि आप इसको भूल जाओ या मिस करो। फाइन, आई होप आप वो नहीं कर पाओगे, आपको पता ही होगा कि एक्चुअल में कैसे वो फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। अब समझिए, इसको कंटिन्यू करते हैं हम, यहाँ पे हमको रुकना नहीं है। G का फॉर्मूला ले लिया, अब इसमें से हमको कप्पा की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। पहले G का यूनिट देख लेते हैं, तो इसको साइमन के नाम से दिया जाता है। साइमन यूनिट S से सिंबलाइज होगा। साइमन को और तरह से दिखाओ तो ओहम इनवर्स होगा, या फिर ओहम इनवर्स को मोह भी बोल सकते हो आप, है ना। देखो क्या किया हमने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मैथमेटिकल नंबर को या फिर अल्फ़ाबेट से उसको इन्वर्स कर लिया। याद करो पुरानी बातें मतलब क्या, हम G को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, G इज गिवन बाय 1/R। अब देखो R का तो आपको यूनिट पता है ना, मुझे R का यूनिट पता है। R का यूनिट क्या था, ओहम, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1 डिवाइड बाई ओहम। फाइन, अभी 1/ओहम हो गया। ओहम 1/ओहम है, उसको क्या लिख सकते हो, ओहम इनवर्स। देखो यहाँ पे लिख लिया। अब ये ओहम इनवर्स को ही आप MHO या सिंपली मोह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कंडक्टेंस मतलब कि कितना इजीली आपका करंट फ्लो हो पाएगा, उसको हम दिखाएंगे ओहम इनवर्स से, या फिर आप समझो कि मोह से दिखा देंगे। फाइन, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। देखते हैं, ये फॉर्मूला 2 याद रखेंगे, सीमेंस, ओहम इनवर्स या मोह। अब यहाँ पे जो रो होता है हमारे पास, उसकी हेल्प से हम कंडक्टिविटी भी जनरेट करेंगे। देखो, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज नोन एज द कंडक्टिविटी। मतलब मैं 1/रो कर लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कप्पा मिल जाएगा। ये कटप्पा नहीं है, कप्पा है, समझना। के भी नहीं बोलोगे, कप्पा बोलोगे। तो 1/रो करने पे मुझे क्या मिलेगा, कप्पा मिलेगा। ये रो को क्या बोलते थे, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और कप्पा को क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब तो देखो G का फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, कप्पा इंटू A/L। अगर यहाँ पे मुझको कप्पा को डिफाइन करना होगा तो मैं L की और A की वैल्यू दोनों यूनिटी कंज्यूम कर लूँगा। तो दोनों की वैल्यू यूनिटी पुट करने पे मुझे G इज इक्वल टू कप्पा मिल जाएगा। G इज इक्वल टू कप्पा का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ अ मटेरियल व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्क्वायर मीटर। इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी करेक्ट। देखो बात क्या थी हमारे पास, हमें एक यूनिट लेंथ का कोई कंडक्टर लेना है आपके पास। फाइन, सपोज करो कि मेरे पास ये वायर का बॉक्स है, ये वायर है। जस्ट वेट अ मिनट, नॉइस पॉल्यूशन है यहाँ पे, सॉरी बच्चों। अब ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे थे कि आपके पास जो कंडक्टिविटी है उसको डिफाइन करना आपको आना चाहिए। हमें ऐसे सपोज करो कि एक बॉक्स के जितना मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो आप 1 फीट जितना समझो, 1 मीटर जितना समझो, 1 सेंटीमीटर जितना समझो, कि कोई भी हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये यूनिटी लेंथ होगी। ये यूनिटी लेंथ के साथ इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला पोर्शन, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमारे पास यूनिटी होगा। जब ये दोनों टाइप के एरिया, उसका जो लेंथ है वो और ये भी दोनों यूनिटी अज्यूम करो, तब इस मटेरियल का जो कंडक्टेंस होगा, इसको आप मेटालिक पोर्शन समझो, तो इसका जो कंडक्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी के नाम से या फिर कप्पा के नाम से। फाइन, कंडक्टेंस जब देख रहे हो तब ये मटेरियल कितना भी बड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है, बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्टिविटी, वी आर अज्यूमिंग दैट द लेंथ एंड ब्रीथ एज वेल एज द एरिया इज अ यूनिटी एज रिस्पेक्ट टू द अदर मटेरियल। फाइन, तो इस तरह से आपको कंडक्टिविटी समझना होगा। अभी हमने क्या किया, बेसिकली हमने 4 जो अलग अलग
पैरामीटर्स थे हमारे, उनकी डेफिनेशंस वगैरह देख ली। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसका यूनिट भी देख लेते हैं। जो कप्पा का यूनिट होगा हमारे पास वो सीमेंस मीटर इनवर्स होगा, साइमन मीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी आप बोल सकते हो। तो 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100 साइमन मीटर इनवर्स। अब ये कुछ मटेरियल के आपके पास यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कंडक्टिविटी के सेंस में। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सॉरी, हम बात कर रहे थे ये कंडक्टर के डेटा के बारे में या फिर आपके पास जो होगा उसके लिए। तो देखो ये टेबल से हम कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आज के लेक्चर में आपको क्या पढ़ना है, ये चारों पैरामीटर की जो डेफिनेशन थी वो ध्यान रखो। आज हम इतना रखते हैं, बुक में से डेफिनेशंस देखना, हर एक का यूनिट कन्वर्जन कैसे लिख रहा है और हर एक के यहाँ तक का आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। आज की डेट में हम इतना रखते हैं, बाकी सब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। और हाँ, होमवर्क में आपको ये चारों फॉर्मूला 2-3 बार लिख करके भेज देने हैं। जब तक आपको याद हो जाए तब तक लिखो, फिर भेज दो।